Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Hope that you are very well. तो हमने उससे आज से 2 दिन पहले बहुत एक दो क्लास दिए हैं नए चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। जैसे कि बच्चों हमने पहले पढ़ा 2-3 क्लासों में कि ऑकरेंस ऑफ चेंज किस तरह हम दिन ब दिन किस तरह हम ये चीज़ों इन तब्दीलियों के साथ वास्ता पड़ता है, और फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। और हमने वहाँ पर ही पढ़ा था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था। फिजिकल चेंज के बारे में हमने पढ़ा था ए चेंज इन विच ए सबस्टेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ए फिजिकल चेंज। ए चेंज इन विच यानी कि ऐसी तब्दीली इन विच ए सबस्टेंस undergoes a change in its physical properties is called a physical change। यानी कि ऐसी तब्दीली जो अगर दो चीज़ों को या किसी चीज़ में आ जाए, तब्दीली आ जाए इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि फिजिकली जो हमें दिखाई दे कि तब्दीली हुई है, वो तब्दीली इट इज़ जनरली रिवर्सिबल, वो वापस भी आ सकती है। It is a change in which no new substance is formed। ये ऐसी तब्दीली है जिससे और कोई दूसरा सब्सटेंस न बने, यानी नहीं बनता है। फिजिकल चेंज यानी कि जो हमें ज़ाहिरी तौर पर वो, जैसे कि हमने पहले एक्टिविटी की थी कि कागज़ हमने लाया था तो उसको हमने कुछ स्क्वायर्स में उसको काटा था, तो उसका जो फिर वापस लाने की कोशिश की, वो नहीं आया, यानी कि आम तौर पर। लेकिन ये बहुत सारे, जैसे कि हमने दूसरे वहाँ पर लिया था, दूसरी एक्टिविटी आइस को हमने लिया था या पानी को लिया था, तो फिर जब हमने उसको पानी को हीट अप किया तो वो इवापोरेशन में चेंज हो गया। और इसी तरह अगर फिर वही पानी हमने उसको फ्रीजिंग में डाला तो फिर वो आइस बन गया। आइस को फिर हमने ये टेम्परेचर में रखा तो फिर हमें पानी मिला। तो उसका मतलब कि रिवर्सिबल, जनरली आम तौर पर ये जो फिजिकल चेंज है ये रिवर्सिबल होती है। इसी तरह हमने वहाँ पर पढ़ा था केमिकल चेंज, ए चेंज इन विच वन आर मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्मड, ऐसी तब्दीली जिससे एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस हमें हासिल हो। दिस चेंज इज आल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। ऐसी तब्दीली जिससे एक से ज़्यादा हमें और कोई नया चीज़ मिल जाए, उससे हम केमिकल चेंज कहते हैं, और ऐसी तब्दीली को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। इसके भी हमने बहुत सारे एक्टिविटीज़ लिए थे। एक एक्टिविटी हमने लिया था रस्टिंग ऑफ आयरन। तो पहले वो तब्दीली जिससे हमने लिया था, यहाँ बहुत सारी हमने तब्दीली ली थी। जैसे हम एक लकड़ी को जला देते हैं, जब हमने लकड़ी को जला दिया तो वहाँ पर हमें एक पाउडरी सब्सटेंस मिला, ऐश, यानी कि हमने लकड़ी लाई, उसको जलाया तो फिर हमें और एक सब्सटेंस मिला। फिर हम उस ऐश को फिर हमने वो लकड़ी नहीं बना सकते हैं। दैट मीन्स कि ऐश इज एन अनदर सब्सटेंस। जो ये राख है वो एक नया सब्सटेंस है। इसी तरह यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन हमने वहाँ पर पढ़ा था कि जो लोहा होता है उसका जो जंग लगता है, दैट मीन्स रस्ट, जो उसका जंग लगता है ऊपर से। It is a change that affects iron particles and slowly destroys them। ये वो चेंज है, ये वो तब्दीली है जो इस लोहे की चीज़ों पर लगती है और आहिस्ता आहिस्ता इन लोहे की चीज़ों को खराब करती है, डिस्ट्रॉय, ख़त्म कर देती है। Since iron is used in making bridges, ships, cars, trucks, bodies and truck bodies and many other articles। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों कि जो कोई लोहा है, ये आमतौर पर पुल बनाने के काम आता है, शिप्स बनाने के काम आता है, ट्रक्स, गाड़ियाँ बनाने के काम आता है, एंड अदर मनी आर्टिकल्स, और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे घर में भी मकान बनाना होता है तो वहाँ पर हम इसको स्लैब के लिए लगाते हैं। आज बहुत सारी चीज़ों में इसको हम आयरन दिन ब दिन इस्तेमाल करते हैं। द मॉनिटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज। और ये जो इसका जो रस्टिंग है, जो चीज़ को जंग लगता है, ये ज़्यादा, इसी की वजह से ये ज़्यादा लॉस है हमारे
इस ब्रिजेस में जब ब्रिज ख़त्म होता है या कभी कोलैप्स होता है तो उसका मतलब है कि इसका जो आयरन है वो ख़त्म हुआ है, यानी कि उसको जंग लगाया उसी की वजह से ख़त्म हुआ है। या ऐसे जो है या हम अपने पार्कस में जो गेट लगाते हैं अपने घरों के या और कई पार्कस में हम बहुत सारी इसके ग्रिल्स लगाते हैं, तो आम तौर पर जो उसका जो कलर होता है जो एक ब्राउनिश कलर उसके ऊपर आता है, दैट मीन्स रस्टिंग। ये कैसे आता है उसको हम बाद में देखेंगे। पहले द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो रस्टिंग है ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे आयरन केमिकल फार्मूला Fe प्लस ऑक्सीजन O2 फ्रॉम द आयर। जब हम आयरन को लेंगे और ऑक्सीजन होता है जब हम बाजार से लाएंगे आयरन, हमने वहाँ पर अपने ग्राउंड में रख दिया या और कोई चीज़ या अपना गेट लगाया लोहे का, तो O2 फ्रॉम द आयर जो हवा होते हैं उसमें O2 होता है, ऑक्सीजन होता है, वो हम भी पीते हैं, प्लस H2O वाटर। ये वाटर कहाँ से आ गया, ये जब वाटर हवा में एवापोरेशन होती है, हवा में इसकी ह्यूमिडिटी होती है, आमतौर पर जैसे कोई हवा जो भी हवा होती है उसमें बहुत सारी एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसमें ये ऑक्सीजन भी होता है और उसमें वाटर वेपर भी मौजूद होता है। इट गिव्स अस रस्ट प्लस आयरन ऑक्साइड। ये हमें देता है जब ये आयरन हमने लिया और ऑक्सीजन उसको मिला हवा से और H2O मिला, वो भी मिला इसको हवा से, तो इसका जब ये चेंज हो गई, जिस तरह ये चेंज होगी कि हमने लकड़ी को लाया उसको जलाया तो वहाँ पर चेंज हो गई, केमिकल चेंज हो गई, वहाँ पर ऐश बन गया, वो दैट इज एन अनदर सब्सटेंस में हमें मिला। इसी तरह जब हम आयरन को लाते हैं, ऑक्सीजन इसको मिला और H2O इसको मिला हवा से, तो ये उसकी ये चेंज आ गई, इस चेंज को केमिकल चेंज कहते हैं। और हमने क्या हमें मिला तीसरा सब्सटेंस, रस्ट प्लस आयरन ऑक्साइड। ये रस्ट प्लस आयरन यानी रस्ट Fe2O3, दैट मीन्स इट इज आयरन ऑक्साइड। ये जो इसका जो हमें मुतबादिल मिला, इन चीज़ों को जब ये मिले तो इनका जो मुतबादिल हमें मिला वो Fe2O3 है, यानी आयरन ऑक्साइड मिला। फॉर रस्टिंग द प्रोसेस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज एसेंशियल। इस जंग के लिए, रस्टिंग के लिए ज़रूरी है कि क्या क्या वाटर वेपर ज़रूरी होना चाहिए, ऑक्सीजन ज़रूरी होना चाहिए, ऑक्सीजन और वाटर वेपर इसके लिए ज़रूरी होना चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो रस्टिंग नहीं हो सकती है। In fact, the content of moisture in the air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster. ऐसा भी हो सकता है कि आमतौर पर जो रिमोट एरियाज हैं या हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर ह्यूमिडिटी कम होती है, जैसे कि समुद्री इलाकों में रस्टिंग ज़्यादा होती है या वहाँ पर जंग ज़्यादा लगती है। क्या वजह है कि आमतौर पर वहाँ पर जो ह्यूमिडिटी होती है, हवा में जो पानी होता है, वाटर वेपर होता है, वो ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पर जो ज़्यादा ह्यूमिडिटी रस्टिंग होती है। अगर वहाँ पर यहाँ पर आयरन वहाँ पर हमारे गेट को 10 साल निकलते हैं तो वहाँ पर 5 साल निकलते हैं, अगर उस पर रस्टिंग, अगर उस पर हमने कोई उसका वो पेंट नहीं लगाया या और कोई जिक नहीं लगाया या उसके ऊपर कोई कोट नहीं किया। तो आम तौर पर वो कैसे होती है, आमतौर पर जो यहाँ पर वहाँ पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है हवा में, वहाँ पर हवा में ज़्यादा वो वाटर वेपर होता है, इसीलिए वहाँ पर रस्टिंग ज़्यादा होती है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, किस तरह से हम इस रस्टिंग को बचा सकते हैं, यानी अपनी चीज़ों पर किस तरह से हम ये जंग को नहीं लगने देंगे। Prevent the iron articles from coming in contact with oxygen or water or both, or on simple way it is to apply a coat of paint or grease. अगर हमें इन चीज़ों को बचाना है, अगर हमें आयरन को जंग लगने से बचाना है तो हमें ज़रूरी इसके ऊपर ग्रीस लगानी चाहिए, या कि another way is to deposit a layer of a metal like chromium or zinc on iron. और भी तरीका है जिससे हम इसके ऊपर हम क्रोमियम का जो मेटल भी होता है, मेटलिक ऑक्साइड व मेटल भी होता है, और जिंक, यानी कि हम उसको जिंक वो भी मेटलिक होता है, इसके ऊपर कोट करेंगे
تو جیسے ہم کرتے ہیں ہمارے جو گیٹ ہوتے ہیں پینٹ کرتے ہیں یا اس طرح بھی یہ کوٹ زنک کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اس میں وہ لگاتے ہیں جس سے کہ اس کو رسٹنگ نہ ہو، جس سے کہ وہاں پر اس کو آکسیجن نہ ملے اور اس کو واٹر ویپر نہ ملے، جس سے اس کو یہ رسٹنگ، یہ اس کا جو اوپری براؤنی کلر ہو جاتا ہے وہ نہ لگے۔ This process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization۔ اور اس طریقے کو جس سے ہم اس آئرن پر، لوہے پر اس کا جو اوپر لائر تہ لگاتے ہیں یا زنک سے یا کرومیم سے، اس طریقے کو ہم گیلوانائزیشن کہتے ہیں۔ The iron pipes we use it in our homes، جیسے کہ ہم اپنے گھروں میں آئرن پائپس لگاتے ہیں، پانی لانا ہوتا ہے نلوں سے یا اور کسی اپنے گھر میں فٹنگ کے لیے لگاتے ہیں آئرن یہ پائپس، تو وہاں پر اس کو بھی وہاں پر وہ کرومیم یا کہ زنک لگا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے وہاں پر اس کو وہ بہت ٹائم نکلتا ہے، یعنی کہ اس کو زنگ نہیں لگتا ہے، رسٹنگ سے بچتا ہے۔ Ships are also made of iron and a part of them remaining under the water۔ جو شپس بنتے ہیں یہاں کہ بہت سارے چیز بنتے ہیں جو پانی پر چلتے ہیں، ان کا جو تھوڑا حصہ وہ زمین وہ اس پانی کے نیچے ہوتا ہے۔ اور عام طور پر جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہ جو سمندری علاقے جو ہیں وہاں پر زیادہ رسٹنگ ہوتی ہے۔ جب سمندر کا پانی آپ کو پتہ ہے وہ سالٹی ہوتا ہے، وہ نمکین ہوتا ہے، وہاں پر زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس رسٹنگ کا۔ اسی لیے جو وہاں پر جو شپس بناتے ہیں، جو شپس عام طور پر ہر سال وہاں پر یا 2 سال کے بعد اس شپ کا جو نچلا وہ حصہ جو پانی کے ساتھ ملتا ہے اس کو بدلانا پڑتا ہے، اور وہ بہت لاس ہوتا ہے کسی ملک کی اکنامی کے لیے۔ and that the sea water has salted and that salty water makes the process of rust formation faster۔ اور یہ سالٹی واٹر اس زنگ لگانے میں یعنی اس سے زیادہ جلدی فاسٹ ہوتا ہے یہ زنگ لگنے میں، یعنی بہت ٹائم کم لگتا ہے اس کو لگنے میں۔ Therefore the ships suffer a lot of damage in spite of being painted۔ جو شپس ان کو پر وہ زنک بھی لگاتے ہیں، کرومیم بھی لگاتے ہیں، لیکن وہاں پر اس کا جو رسٹنگ ہوتا ہے زیادہ اثر کرتا ہے، اسی لیے وہاں پر یہ اس کا بہت سارا کسی ملک کی اکنامی کے لیے 2 سال 3 سال کے بعد اس جہاز کے اس حصے کو بدلانا پڑتا ہے۔ تو اٹ از اباؤٹ رسٹنگ۔ اور دوسرا جو ہے اسی کے ساتھ ہم یہ پڑھتے ہیں اور ایک کرسٹلائزیشن۔ We know that salt، ابھی ہم نے پڑھا کہ سمندر کا جو پانی ہوتا ہے وہ کھاری ہوتا ہے، وہ سالٹی ہوتا ہے، وہ نمکین ہوتا ہے۔ We know that salt can be obtained by the evaporation of sea water۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ہم نمک حاصل کرتے ہیں وہ ایواپریشن کے ذریعے، وہ جو سمندر کا کھاری پانی ہے، سمندر کے پانی سے ہم یہ نمک حاصل کرتے ہیں۔ The salt obtained in this manner is not pure۔ جو اس طریقے سے ہم سمندر سے پانی، یعنی کہ اگر یہ سمندر ہے اس کو تھوڑا حصہ اس میں پانی سے الگ کیا، تو جب اس کو سن لائٹ، اس کے عام طور پر وہاں پر زیادہ سن ہوتا ہے، یعنی کہ وہاں پر زیادہ برائٹنیس ہوتا ہے، گرمی بھی زیادہ ہوتی ہے، سمندر ساحل سمندر پر یا سمندر ایسے علاقے تو زیادہ وہاں پر گرمی بھی ہوتی ہے، تو اس گرمی کی وجہ سے اس کو ایواپریشن ہوتی ہے، یعنی کہ یہ جو پانی ہے، یہ جو واٹر ویپر ہے وہ ایواپریٹ ہوتا ہے، وہ بھاپ کی صورت بن جاتا ہے، یعنی وہ بھاپ میں تبدیل ہوتا ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے یہ جو کرسٹلز یہاں پر پائے جاتے ہیں، یعنی دیز آر سالٹی، یہ سالٹی کرسٹلز ہوتے ہیں۔ The shape of the crystals cannot be seen clearly. However, large crystals of pure substances can be formed from their solutions۔ وہ ایسے کرسٹلز میں دکھائی نہیں دیتے ہیں جو ہم بہت سارے چھوٹے چھوٹے کرسٹل ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں، اور بڑے بھی ہوتے ہیں۔ The process is called crystallization۔ This process is called crystallization۔ It is an example of a physical change۔ اور یہ چینج ہے، یہ ایک فزیکل چینج ہے، یعنی کہ ہم اس پانی کی جو کرسٹلز ہمیں یہاں پر ملے اس کے ساتھ پھر ہم پانی ملا سکتے ہیں اور وہ پھر یہی سالٹی واٹر بن جاتا ہے۔
इसको ये साल्टी वाटर जो इसमें यहाँ से पानी आता है, ये जो एवापरेट होता है, ये भाप की सूरत कर लेता है, और जो नीचे नीचे क्रिस्टल्स रह जाता है, दैट आर साल्टी क्रिस्टल्स, तो ये इससे हम नमक हासिल करते हैं। तो इसी के ज़रिए हम ये चैप्टर ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह हम कल दूसरा चैप्टर लेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।